Banu, Komal, Prachi, am I audible to you? Yes, So, sir. okay, great. Just wait a moment. इसमें सोच रहे थे सुस्त कैसे रहते हो आप लोग? रिप्लाई भी ऐसे है तो जैसे पता नहीं कितने थके हुए. Anyways, okay. Are you looking at syllabus actually? Okay, so right now in the unit 3, we have seen like in the last lecture we have seen about internal penetration, external penetration. Okay. Now we need to understand like what is actually cyber law. Cyber law is a very important part, which is being a part of cyber crimes. Like we have studied a lot about cyber crimes. What is cyber crime? How many types of cyber crimes are there in the market? Like who is going to impacted with that cyber crime, whether it's a country, individual, or some person. So we know what is crime, but how would we know like after doing crime, how to resolve it, how to penalize someone? क्या क्या उसके लिए आपके पास लॉ में अवेलेबिलिटी है, क्या क्या उसके लिए हम जो है रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं. तो देखिए जब भी कोई क्राइम होता है, क्राइम के लिए सबसे पहली बात तो है कि सजा दी जाती है, ताकि आप कोई भी बंदा उसको रिपीट ना कर सके, चाहे आप हो, मैं हूँ, सोसाइटी का कोई भी बंदा है. ठीक है, तो हम उसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं. अभी आपको नॉर्मल लॉ के बारे में पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज का क्रिएशन है, हर टाइप के साइबर आपके सिविल जो केसेस होते हैं उनके लिए भी लॉज हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए भी लॉज हैं, बट साइबर क्रिमिनल्स के लिए क्या लॉज हैं इसकी जानकारी सोसाइटी के बहुत ही रेयर कंपोनेंट को पता है. लाइक आई डोंट थिंक 0.01% लोग भी लिटरेट हैं कि कैसे हम जो है साइबर क्राइम से निपट सकते हैं, उसके लिए क्या क्या लॉज अवेलेबल है. फिर साइबर जुरिसडिक्शन क्या होता है, लाइक किस रूल्स रेगुलेशन के तहत साइबर क्राइम्स के जो पेनलाइज करना है किसी को साइबर क्राइम के तहत, तो किस जुरिसडिक्शन के तहत कौन सी कोर्ट्स होती हैं, कौन से लॉज होते हैं जिनके तहत हम उन्हें पेनलाइज कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, ठीक है, या कोई फाइन एलिगेट कर सकते हैं. तो ये सब जानना जरूरी है. एट द लास्ट वी डू हैव फ्यू acts in our constitution which are made in early 2000 or in between recently, like in the last 5 to 10 years हमने उसमें काफी amendments भी किए, गवर्नमेंट ने काफी amendment किए. So we have to look after those part. ठीक है, now we'll discuss one by one about those part, like what is there ना. I think screen second. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, क्या क्या है. ठीक है, बस थोड़ा सेकेंड. ठीक है, देखिए आपको ये तो पता है साइबर क्राइम की कैटेगरीज क्या है. तो साइबर क्राइम को दो तरीके से मैनेज किया जाता है. एक द कंप्यूटर एज टारगेट, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर एज वेपन. ठीक है, तो पहला क्या हमारा, देखिए पहला हमारा है कंप्यूटर एज अ टारगेट, दूसरा है कंप्यूटर एज अ वेपन. दोनों की अप्रोच डिफरेंट है. ठीक है, पहले केस के अंदर अगर आप देखेंगे इन फर्स्ट केस व्हाट वी आर लुकिंग एट, लाइक हियर वी आर गोइंग टू हार्म सम कंप्यूटर. हम यहाँ पे कंप्यूटर का टारगेट ले रहे हैं कि एक मशीन है हमारे पास, जिस मशीन पे कोई अटैक कर रहा है, और उस अटैक को करने से जो भी उस मशीन का ओनर है, उस मशीन पे रखा हुआ डेटा है, वो इम्पैक्टेड हो रहा है. ठीक है, दूसरी अप्रोच कहती है कि नहीं, हम इस मशीन को एज अ टारगेट, एज अ विक्टिम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम इस मशीन को एज अ वेपन ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि आप इस मशीन का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचा रहे हैं. इन दोनों में से कोई भी एक केस अगर किसी के साथ होता है, कोई बंदा या तो कंप्यूटर का एज अ वेपन यूज करता है, या कोई किसी टारगेट कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो दोनों ही केसेस के अंदर इट वुड बी काउंटेड एज अ एक्ट ऑफ साइबर क्राइम. It would be counted as act of cyber crime.
ठीक है। नाउ जब एज अ टारगेट ले रहे हैं तो आप उस पे हैकिंग के थ्रू उस कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस क्या होगा, वी कैन यूज हैकिंग के थ्रू एक एक्सेस ले सकते हैं, आप वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम के ऊपर आप डॉस अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो अटैकिंग जहां जहां हो रही है दैट इज कंप्यूटर एज टारगेट। ठीक है, देन सेकेंड थिंग इज कंप्यूटर एज वेपन। लाइक आप कंप्यूटर को रियल वर्ल्ड क्राइम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, यूज फॉर रियल वर्ल्ड क्राइम। ठीक है, तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गया। रियल वर्ल्ड क्राइम कैसे होता है, आप किसी क्रेडिट कार्ड डिटेल चुरा लो, आप किसी के आईपीआर को वायलेट कर दो, आप किसी के फ्रॉड्स को, पोर्नोग्राफी को, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की थेफ्ट कर लो, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर की। तो सेकंड के अंदर आप इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि ये तो हमारा साइबर क्राइम के बारे में, जो कि आपको वेल अवेयर हो आप इस चीज से, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ रिपीट इसलिए करते हैं ताकि एक थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी कर सकें। ठीक है, अब देखिए साइबर लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज साइबर लॉ इंपॉर्टेंट। साइबर लॉ या साइबर लॉज आर इम्पोर्टेंट। जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हैं हम इसको, इतना ज्यादा जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं इसको पढ़ने के लिए। तो देखिए साइबर लॉ की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज के वक्त में हम फिजिकल स्पेस से ज्यादा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम फिजिकल स्पेस से ज्यादा अपने आप को साइबर स्पेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखिए फिजिकल स्पेस, आप बैंक जा रहे हैं, घर से निकले, आप किसी पब्लिक कन्वेंस में बैठे, ऑटो रिक्शा में बैठे, आपने कुछ और लिया, आप भीड़ के बीच में भी ट्रैवल कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आप बैंक गए आप कुछ पैसे निकालने के लिए, कुछ या पैसे डिपॉजिट करने के लिए, वट एवर इज द ऑब्जेक्टिव, बट वी हैव टू गो बैंक समहाउ। दैट एंटायर एक्टिविटी इज बेसिकली कॉल्ड एज फिजिकल स्पेस। ठीक है, अब अगर आपने देखोगे पहले बहुत ऐसा कंप्लेंट्स आया करती थी, अखबार में भी न्यूज आया करती थी कि लोग अक्सर जब कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग बड़ा अमाउंट पैसे का निकाल के लेके आते थे तो वो लोग अपने रास्ते में चोरी कर लिया करते थे, लूट लिया करते थे। ठीक है, जिसके चलते वो लॉस हो जाया करता था, तो वो एक क्राइम था, दैट वाज आल्सो क्राइम, बट द क्राइम वाज एग्जीक्यूटेड और डन इन फिजिकल स्पेस जहाँ पे आप चल रहे हैं। ठीक है, अभी आज के टाइम पे आप देखें कि मुझे खुद को याद नहीं है कि मैं बैंक कब गया था। I'm honestly telling this thing with you. I really don't know when I went bank last time. ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी फैसिलिटीज हैं, ट्रांजैक्शन है, पैसे का लेन देन है, वट एवर इज देयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू डन इन विद अ सिंगल क्लिक ऑफ मोबाइल। तो आप अभी फिजिकल स्पेस से शिफ्ट हो गए हैं साइबर स्पेस की तरफ, तो इसको बोलेंगे शिफ्टिंग। कहाँ हो गए, साइबर स्पेस तरफ, जहां पे आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है। ठीक है, और आपके पास यूपीआई है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, तो दीज ऑल एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइबर स्पेस। तो देखिए आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग आज भी बैंक जाते हैं, बैंकिंग करते हैं, फिजिकल बैंकिंग करते हैं, बट ज्यादातर लोग अब जो है साइबर बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारी शिफ्टिंग हो चुकी है। अब ये जो क्राइम यहाँ पे हुआ करते थे फिजिकल स्पेस में, इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ ड्राफ्टेड हमारे पास एक रूल रेगुलेशंस हैं, जिसके तहत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। अगर कोई आपके साथ क्राइम होता है, एफआईआर होती है, उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है, क्रिमिनल की केस चलता है, उसको वहां से सजा मिलती है। दैट ऑल हैज बीन सॉर्टेड आउट सिंस लास्ट 70 ईयर्स। आजादी के बाद से हर चीज प्रॉपरली ड्राफ्टेड है, नथिंग इज डिफरेंट अल्टीमेटली। ठीक है, एंड यू ऑल नो वेरी वेल, आपको ही पता है, बाइक चोरी हो जाएगी, मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको एफआईआर लिखवानी है। ठीक है, लेकिन अब आप इस फिजिकल स्पेस से हटके साइबर स्पेस में घर बैठे हुए हैं। अब घर बैठे हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, पता चला आपकी बैंकिंग के साथ कोई फ्रॉड हो गया, somebody has stolen or taken away 10,000 rupees from your account and you don't know who has done that। पता तो आपको यहाँ भी नहीं था कौन चोर है ठीक है, जो पैसा निकाल के ले, और आपको यहाँ भी नहीं पता। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब जब पैसे निकल गए हैं आपके ऑनलाइन अकाउंट से, तो आपको करना क्या है, और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उसको फिक्स करेगा, कौन गिल्टी को ढूंढेगा, कौन उसको पेनलाइज करवाएगा, यू नो नथिंग। That is why we must have a need of cyber laws. Here in the picture, cyber laws come to the picture basically. Why we need the understanding and use of cyber laws.
because we are dealing with the cyberspace right now, not with the physical space. We are dealing with the cyberspace. ठीक है, this was the one thing ultimately. This is the question, what is the importance of cyber laws? ठीक है, so whenever you feel you have been cheated, you have been stolen by some money, somebody has stolen your money, in that case you need to be aware and you need to file a complaint regarding the cyber laws. cyber laws के तहत आपको कंप्लेंट करनी होगी और डेटा निकालना होगा. ठीक है, दूसरी बात ये, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए अक्सर जो है लोग इस चीज को पूछते हैं कि डज साइबर लॉ कंसर्न मी, डज साइबर लॉ कंसर्न मी. ठीक है, इसका मतलब है कि क्या साइबर लॉ आपके लिए जरूरी है, लाइक क्या आपको कोई कंसर्न होना चाहिए साइबर लॉ के थ्रू, आप अगर उसे जाने तो क्यों जाने, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए. तो देखिए अगर, तो इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि अगर आप साइबर स्पेस, ठीक है, या साइबर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, साइबर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, तो ऑफ कोर्स यू नीड यू मस्ट हैव अ कंसर्न फॉर द साइबर लॉस, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद इट. आपको उसे डील करना पड़ेगा बॉस, छुटकारा नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अल्टीमेटली. ठीक है, अब देखिए कुछ बहुत कॉमन लॉ है, कुछ साइबर लॉ के एडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेज हम वन बाय वन देखेंगे कैसे हैं, बट देयर आर सर्टेन साइबर लॉज विच आर वेरी एसेंशियल. तो इसको हम एसेंशियल कैटेगरी में डालते हैं. एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जो सबके लिए है, एसेंशियल साइबर लॉज फॉर एवरीवन. ठीक है, एवरीवन से मुराद है हर वो शख्स जो कि ऑनलाइन है, उसके लिए जानकारी. इवन मैं, आप मान के चलिए, आप अगर ऑनलाइन नहीं है, आपका कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं, नथिंग इज देयर, यू आर नॉट डूइंग इन फाइनेंशियल बैंकिंग ऑनलाइन, स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ नोइंग द साइबर लॉज. व्हाई? बिकॉज देखिए आज के पास, हर एक आदमी के पास हाथ में मोबाइल है, कैमरा है. जैसे कि सपोज करो आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हो और आपकी परमिशन के बगैर कोई बंदा आपका फोटोग्राफ खींचे और किसी सोशल मीडिया साइट पे किसी इररेलेवेंट जगह डाल दे जहां पे नहीं डालना चाहिए था, बगैर आपके परमिशन के, सो दैट इज आल्सो काउंटेड एज एन एक्ट ऑफ साइबर क्राइम. अब आप उस शख्स के खिलाफ क्या कर सकते हो, ये आप तभी कर पाओगे, कोई एक्शन ले पाओगे, जब आपको साइबर लॉज की नॉलेज होगी, क्योंकि वो आपके मुताबिक, आप साइबर वर्ल्ड, साइबर स्पेस से जुड़े हुए नहीं हो, लेकिन जो क्राइम आपके साथ हुआ है, जो एक्ट आपके साथ हुआ है, वो साइबर वर्ल्ड के अंदर हुआ है, साइबर स्पेस में हुआ है, किसी साइट के ऊपर आपका फोटो डाला गया है, तो आपको डील भी वैसे करना पड़ेगा. और जब साइबर की बात आ जाती है तो हम साइबर लॉज की बात करेंगे. इसलिए सबको आज एक्सप्रेस कोड भी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी. ठीक है, देखिए कुछ हमारे पास सेक्शन है, जब भी आप लॉज पढ़ेंगे तो लॉज जो है वो टोटली सेक्शन, और लॉ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जो बोलते हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड से बोलते हैं, कानून धारा भी बोलते हैं हिंदी में, इनके तहत जो है बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. सेक्शन मतलब कैटेगरी, किसके अंदर कौन सा क्लॉज कवर होगा, तो उन सेक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो एक हमारे पास देखिए सेक्शन, सबसे पहला हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 65. दैट इज सेक्शन 65. सेक्शन 65 क्या था? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट. टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो सेक्शन 65 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी, कोई भी पर्सन इंटेंशनली किसी कंप्यूटर पर रखे हुए सोर्स कोड, सोर्स कोड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, कोडिंग, बहुत सारी चीजें होते हैं, प्रोग्राम, मैनुअल्स, डिजाइन, लेआउट, ये सब जितने भी होते हैं, उनको इंटेंशनली किसी भी तरीके से अगर डिस्ट्रॉय करता है, ऑल्टर करता है, कंसील करता है, ठीक है, इधर कंसील करता है, ठीक है, या फिर ऑल्टर करता है, बदलाव लेके आता है, उसके अंदर चेंजेस कर देता है, आपको पता ही नहीं है. तो ये तीनों साइबर एक्ट ऑफ साइबर क्राइम के अंडर में आएंगे, जिसके चलते आपके पास, आपको जो मतलब जो भी बंदा ये करेगा, आपसे मेरा मुराद है जो भी बंदा ये करेगा, उसको मिनिमम क्या है, 3 ईयर का इम्प्रिजमेंट है, यानी कि जेल है. और सेकंड आपको
या फिर और में है, एक्चुअली दिस इज एन और ₹2 लाख फाइन, या फिर 2 लाख रुपए का फाइन, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकता है। अगर आपने ज्यादा सीवियर डेटा को छेड़छाड़ किया, दिक्कत की, तो तीनों भी हो सकता है। तो सेक्शन 65 क्या कहता है कि किसी भी कंप्यूटर पर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ सोर्स कोड हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने उसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करी है, उसके साथ टेम्परिंग करी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, ऑल्टर करने की कोशिश करी है, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, या आपको 2 लाख रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। दोनों भी किया जा सकता है, ठीक है। That was the first and the very fundamental section, that is known as section 65. Another is section 66. Another is section 66. सेक्शन 66 क्या कहता है साहब? यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। सेक्शन 66 क्या बोलता है? यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन। आप किसी दूसरे शख्स का पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स अ क्राइम अल्टीमेटली। रिमेंबर, इफ यू आर यूजिंग समवन पासवर्ड, आप किसी और का पासवर्ड यूज कर रहे हो, या फिर किसी और के सिग्नेचर यूज कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, या कोई भी यूनिक आइडेंटिटी बेस्ड नंबर, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी वाला कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है, आधार नंबर होता है। अगर आप ऐसा कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपको जो है अल्टीमेटली पेनल्टी झेलनी पड़ सकती है। क्या है वो? सेम है, 3 years इम्प्रिजमेंट, जेल, और दूसरा आपका क्या है? ₹1 लाख फाइन आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। और ये और एंड दोनों है और एंड दोनों, यानी कि आपको 3 साल के लिए सजा, या फिर 1 लाख रुपए फाइन, या फिर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए फाइन करना पड़ सकता है। कुछ केसेस के अंदर दोनों दिया जाता है, कुछ केस के अंदर एक ही किया जाता है, या तो फाइन ले लेंगे या सजा दे देंगे। क्राइम बहुत सीवियर नहीं है, तो आपसे फाइन लेके छोड़ा जा सकता है खाली, और अगर क्राइम सीवियर है तो आपको दोनों जो है वो झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। दिस वाज सेक्शन 66। ये थोड़ा याद करिए, देखिए याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएं इसको, या लाइफ टाइम याद करने के लिए, क्योंकि सेक्शन बदलते नहीं है, अमेंडमेंट जरूर होते हैं बट बदलते नहीं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा सेक्शन 66D, ठीक है, सेक्शन 66D। सेक्शन 66D क्या बोलता है? चीटिंग यूजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज। चीटिंग यूजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करो, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जानबूझ के दूसरों के वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करके उसे यूज करने लगते हैं। वाईफाई एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, ठीक है, एक सिस्टम डिवाइस है जो किसी की प्रॉपर्टी है। आप अगर उसकी परमिशन के बगैर उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो इट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ एक्ट ऑफ क्राइम। परमिशन के साथ कर रहे हो तो समस्या नहीं है, परमिशन के बगैर कर रहे हो तो समस्या है। इसका मतलब आप उसे चीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं यू आर चीटिंग हिम। सो अगेन सेम कंडीशन इज देयर, आपको ये वाला मिलेगा, जो रिस्पॉन्स है 3 year जो है इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, या फिर ₹1 लाख फाइन है अल्टीमेटली, ठीक है। तो दीज आर द 2 थिंग्स लाइक, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 66E है, फिर आपका है, सॉरी, सेक्शन 66E, ये सेक्शन 66 के पार्ट चले आ रहे हैं, देखिए आप अभी तक, है ना, जस्ट रिमेम्बर। अब सेक्शन 66E क्या है देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वो हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सॉरी,
ठीक है। सेक्शन 66E क्या है, देखिए सेक्शन 66E कहता है कि अगर आप किसी पर्सन की इमेज कैप्चर करते हैं, या कोई पर्सन, सॉरी, कोई पर्सन कैप्चर करता है, यानी कि फोटो ले लेना होता है एक तरीके से, ट्रांसमिट करता है यानी किसी दूसरे का, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन की आपने कोई इमेज कैप्चर करी, उसको ट्रांसमिट किया, उसको पब्लिश कर दिया, कहाँ पे, किसी क्या कहते हैं साइट पे, ठीक है, या फिर किसी इमेजेस ऑफ पर्सन प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, विदाउट कंसर्न और नॉलेज, द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन अप टू 2 lakhs, ठीक है। तो किसी भी शख्स की इजाजत के बगैर उसकी कोई भी फोटोग्राफ या उसका कोई भी कंपोनेंट जो अगर आप साइबर वर्ल्ड पे यानी कि इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, so of course that may be counted as an act of crime and it will lead to the what, it will lead to the 3 year imprisonment और 2 lakh rupees फाइन, और both दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि इस सेक्शन के तहत ना राज कुंद्रा पे ये सेक्शन लगा है 66E जो है, कि उसने जो मूवीज बनाई वो बगैर किसी हीरोइन के, जो भी काम कर रहे थे एक्टर्स, उनकी परमिशन के बगैर किया। So he is caught in this act. Ultimately, he is facing cyber crimes right now. Remember, that is why bail is, in this case, in some cases, it is non-bailable. जमानत मिल ही नहीं सकती, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। कुछ एक्ट इतने हीनियस काउंट होते हैं जिनको काउंट नहीं किया था अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये सेक्शन 66E हो गया आपका। देन सेक्शन 67 नेक्स्ट इज सेक्शन 67 नॉर्मल सेक्शन, ठीक है। जहां पे आप क्या करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं बेसिकली, हम किसी भी शख्स शख्स तो नहीं कहूंगा, खैर मैं, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है बेसिकली, है ना। देखिए जहां पे कोई पर्सन कैप्चर करता है, पब्लिश करता है, ठीक है, किसी चाइल्ड को अब्यूज करता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करता है, जो कि 18 ईयर से कम का हो, बच्चा जो है वो 18 ईयर से कम का हो, तो उसको भी एक साइबर क्राइम माना जाता है ऑनलाइन, जिसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है। लाइक द पर्सन मे फेस अ पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years, 7 साल की जेल हो सकती है, या 10 लाख रुपए का फाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया उस जिसके साथ ये एक्ट हुआ। आज भी इंडिया के अंदर देखिए एक टर्म होता है, आई डोंट नो आप लोग अवेयर हैं कि नहीं है, इट इज नोन एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एनीबडी नोज अबाउट ट्रैफिकिंग, द वर्ड ट्रैफिकिंग? एनीवन? आदित्य, आनंद, भानु, नैना, प्राची, प्रीतम, पुनीत, ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हैं? किसका सर, ट्रैफिकिंग का? हाँ सर मतलब वैसे परफेक्ट मीनिंग तो नहीं पता, पर ट्रैफिकिंग यही होती है जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं, मतलब किडनैप करके और फिर कहीं उनका जबरदस्ती कुछ काम करवाना है, समथिंग। हाँ, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी काम को करवाना, ठीक है। और जब ये बात आती है ह्यूमन की, तो यस। ह्यूमन का मतलब जितने भी आपके पुअर कंट्रीज के लोग हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। वहां से जिन लोगों के पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उन लोगों को अबडक्शन कर लिया जाता है, जबरदस्ती उठा लिया जाता है, उनसे कोल माइंस में या और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में उनको झोंक दिया जाता है, जहाँ पे उनको मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, विच आर अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। व्हाट आई एम टॉकिंग, मतलब मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, इस पे आप देखिए भी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। आपने एक मूवी आई थी मर्डर 3, आई थिंक, अगर आपने कभी गौर किया हो, देखा हो, तो बहुत पुरानी मूवी थी इमरान हाशमी की। सो that movie was totally based with the topic around human trafficking ultimately, कि how that was done। तो सेक्शन 67 जो है वो कहीं ना कहीं देखिए क्यों साइबर क्राइम्स को टफ बनाया जा रहा है,
क्योंकि बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो इतने ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, जिनके चलते जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक लिबर्टी मिल जाती है किसी को एक्सप्लॉइट करने की. That is very bad. I'm telling you, we are not, we have not become a good graduate or postgraduate or educated और सब है जो भी है. सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करना जरूरी है. Ask yourself whether you are a good human or not. If you are, only then you can contribute a better part to the society. If not, check out, are you moving ahead in world of crime basically. ठीक है, क्या आप ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज तो नहीं हो रहे जो कि क्राइम का हिस्सा कहलाती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज आवरसेल्फ. हमें अपने अपने आप को हम अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है अल्टीमेटली. ठीक है, तो इसके लिए इन चीजों को रोकने के लिए इस टाइप के लॉज जो है वो आपके आ रहे हैं. ठीक है, फिर आपका सेक्शन 69 आ जाता है. ठीक है, सेक्शन 69 जो है, that is what it is. It is government power to block website. What it is all about government power to block websites. ठीक है, अब ये सेक्शन क्या बोलता है किसी भी गवर्नमेंट के पास आईटी एक्ट के तहत, यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास सेक्शन 69 आईटी एक्ट के तहत पावर है कि वो किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है अगर वो वेबसाइट किसी ना किसी रूल को वायलेट कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है. वो लेक्चर चला बोल 5 मिनट में आ रहे हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट का पावर है, क्या है, वेबसाइट्स ब्लॉक करने की पावर अल्टीमेटली. कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा टॉरेंट जो है, टॉरेंट अल्टीमेटली जो है, टॉरेंट आर ब्लॉक्ड, ऑल टॉरेंट साइट्स आर ब्लॉक्ड इन इंडिया by Ministry of Telecommunication, by Ministry of Telecommunication. ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू क्या है, बेसिकली सारी साइट्स जो है वो ब्लॉक कर देगी, सारी टॉरेंट साइट ब्लॉक कर देगी. लिखा हुआ आता है, आप कभी खोल के देखिए, आपको लिखा हुआ आएगा कि टॉरेंट की साइट जो है वो ब्लॉक हो चुकी है. ठीक है, तो इन चीजों को आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि व्हाई इट इज एसेंशियल, हम क्यों ये गवर्नमेंट के ऊपर क्यों इतना ज्यादा काम कर रही है अल्टीमेटली, है ना. तो बहुत सारी टॉरेंट साइट पे क्या इलीगल कंटेंट पड़ा रहता है, वो टॉरेंट साइट पे इलीगल कंटेंट ना पड़ा रहा है, जो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, पेड मूवीज हैं, जिनमें इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो फ्री में अवेलेबल हो जाता है, और जिसने पैसा लगाया उसको लॉस हो जाता है. That is why it is counted as an act of crime, and it is not allowed at all. This is the only reason. Okay, this is the only reason why it is not. Okay, so these are the few sections like we have discussed so far. We'll discuss some more about it. ठीक है, then we will see कि कैसे इनको हमें रोकना है. और इसके अलावा भी हम जो है तकरीबन, ठीक है, सेक्शन 69 हो गया. एक आपका सेक्शन बचता है सेक्शन 43A. 43A डाटा प्रोटेक्शन एट कॉर्पोरेट लेवल. ठीक है, सेक्शन 43A और बचता है आपका सेक्शन 43A which is counted for data protection at corporate level. डेटा प्रोटेक्शन एट कॉर्पोरेट लेवल. ठीक है, यानी डेटा जो भी कॉर्पोरेट लेवल पर डेटा पड़ा हुआ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हैक ना कर ले, ये सब ना कर ले, जिसके चलते क्या है कि उसको रोकने के लिए हम ये वाला साइबर लॉ जो है यूज करते हैं. ठीक है, तो दीज वर द फ्यू साइबर लॉज व्हिच एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दीस फ्यू साइबर लॉज सो दैट दे कैन नो व्हाट इज देयर राइट क्या उनको उसको पता चल सके और उसको यूज कर सके. ठीक है, इन नेक्स्ट मीटिंग वी विल और नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल about what we can say like Indian IT Act को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि वो है क्या, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. आप मान के चलिए कि पूरा सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को जानने के लिए पढ़ रहे हैं.
अगर आपको इंडियन आईटी एक्ट लॉ के बारे में पता चल गया तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि आप अभी कर रहे हैं एंड दोज में बी काउंटेड एज अ साइबर क्राइम, तो आप उन्हें करना बंद कर देंगे अल्टीमेटली, और आप दूसरों को भी एजुकेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने आप को एजुकेट करना, नॉलेजेबल बनाना नहीं है, दूसरों को भी उस चीज का फायदा पहुंचे, दूसरों को भी आप एजुकेट करें, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो। थैंक यू।